कोई फायदा नहीं है दुकान संभालने का माँ। अब तो लगता है सामान बांधकर वापस गांव ही निकलना पड़ेगा। मम्मी जी, आपके प्यारे सुपुत्र ने जिंदगी में कभी अपना गांव देखा है क्या? पिछले 3 पीढ़ियों से तो आप लोग शहर में रह रहे हैं, फिर किस गांव जाने वाले हैं आप? पतिदेव एक दिन ग्राहकी में कमी क्या हो जाती है, इन्हें सीधा गांव ही याद आ जाता है। विनीत का हमेशा का ये रोना और प्रिया का हमेशा का ये जवाब क्षितिज के चेहरे पर मुस्कान ला देता था। पर आज क्षितिज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और सीधा अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगता है। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आपका चेहरा बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है। समय है और समय से कौन जीत सकता है। वैसे तुम बड़ा खिल रही हो, क्या बात है? वो नई हॉरर मूवी आने वाली है ना अगले हफ्ते, तो मैं और प्रीति सोच रहे थे कि क्यों ना देखने जाए हम सभी, कितना मजा आएगा। कितने दिनों से पूरा परिवार एक साथ बाहर कहीं गया नहीं। क्षितिज फिर कुछ जवाब नहीं देता और टॉवेल लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। ये तो कभी ऐसा नहीं करते, क्या बात हो गई ऐसी? प्रीति किचन में प्रिया के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछती है। वही तो भाभी, मेरे साथ मिलकर हमेशा अपने छोटे भाई की खिंचाई करने वाले भैया आज एक शब्द नहीं बोले। विनीत तो हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। एक क्षितिज भैया आई है जो उसे शांत करते हैं, वरना जैसा उसका दिमाग है ना, उसे तो 2 दिन भी अकेले बिजनेस ना संभले। अब सबको काम करने वाले भैया भी टेंशन में रहेंगे, तब तो दिक्कत ही आ जाएगी। अभी ज्यादा पूछने से फायदा नहीं है प्रिया, पता चला नाराज हो गए दोनों और खाना ही नहीं खाया। मैं ना पहले सभी का खाना पीना करवा देती हूँ, उसके बाद कमरे में मैटर पूछा जाएगा। दोनों देवरानी जिठानी खाना टेबल पर परोसती है। सबसे पहले पराठा इस घर की सबसे बड़ी और सबसे समझदार लेडी के लिए, यानी मेरी सासू माँ के लिए। देखिए मम्मी जी, माँ की गर्मी के बाद आज अचानक बारिश हो गई, इसी खुशी में आज मैंने ठेचा का पराठा बनाया है। क्या मिर्ची, क्या लहसुन, क्या स्वाद, आप तो खाती रह जाएंगी। अरे कहीं मुझे बवासीर करवा कर रास्ते से हटाने का इरादा तो नहीं है ना बहू? ऐसे कैसे मम्मी जी, हटा भी दिया तो फायदा नहीं है ना, मेरे ऊपर मेरी जिठानी जी तो रहेगी। 2 लोगों का पत्ता साफ करने का इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। अरे पागली। सच में प्रिया, कुछ भी बोलने के पहले सोचती ही नहीं तू। तीनों सास बहुएं आपस में जोर जोर से हंस रही थी, पर दोनों बेटों का मुंह ऐसे सूखा हुआ था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। पता नहीं क्या हो गया है मेरे दोनों लाल को, सब ठीक रखना भगवान। क्या बात है, तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? चलो खाना शुरू करो, परिवार के साथ खाना नसीब वालों को मिलता है। सही बात है मम्मी, परिवार के साथ आज खा रहे हैं, कल का पता नहीं। कितनी बार कहा है तुझे मजाक में भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। यही बातें ब्रह्मांड में घूमती है बेटा, बी पॉजिटिव। विनीत गलत नहीं कह रहा है मम्मी, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बीच में जब सिलेंडर की प्रॉब्लम हुई तो बहुत सारे स्टाफ और चीफ कुक वापस अपने गांव चले गए। ज्यादा बड़ा बिजनेस तो है नहीं हमारा, ऊपर से ये ऑनलाइन बिजनेस वाले इतना ज्यादा ऑफर लगाकर चीजें बेचते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई आना ही नहीं चाह रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आगे क्या कैसे कुछ होगा। पूरा महीना खत्म होने को आ गया, रेस्टोरेंट का 60,000 किराया देना बाकी है, 1 लाख तो कमाई हुई है, कहाँ से किराया दे दे। अभी स्टाफ को पैसे देने हैं, बिजली बिल चुकाना है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, फिर घर का खर्चा। अरे बेटा, तो पैसे का लॉस तो नहीं हुआ है ना, बस कमाई कम हुई है। कई बार ऐसा होता है, कई महीने ऐसे होते हैं जब मुनाफा कम होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान हाथ पसर कर बैठ जाए। और ये सिर्फ तेरे बिजनेस के साथ नहीं, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि दोपहर में कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता, पूरा मार्केट ही मंदा चल रहा है। विनीत नहीं हूं मम्मी मैं कि छोटी सी बात पर हड़ बढ़ाकर कोई एक्शन ले लो। जो कस्टमर्स आते हैं कहते हैं टैक्स माइनस करके हमारा बिल बनाइए या कच्चा बिल बना दीजिए कि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। मतलब बहुत दिक्कत हो रही है मम्मी, तुम समझ नहीं रही हो। इसलिए हमने तय किया है कि हम रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। रेस्टोरेंट बंद कर देंगे? तो करेंगे क्या, खेती? ये सही कहा भाभी ने, भैया खेती कर सकते हैं हम। मम्मी वो पापा के गांव वाली जमीन है ना जो कब से खाली पड़ी है, उस पर चलकर खेती करना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक तो तुम्हारा बाप है जो साल के 6 महीने पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगर तुम्हारे पापा को ही तुम लोगों की फिक्र रहती तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती हमें। बहू, उसके पापा को फोन लगा, कहाँ है वो? प्रिया अपने ससुर जी को फोन मिलाती है। मैं तो बहू हिमालय पर्वत के पास हूँ, यहाँ का नजारा बहुत अलग है।
तुम लोग ना घर पर ही रह जाओगे, लाइफ एंजॉय करना सीखो, जरा बाहर निकलो, घूमो फिरो। यहाँ आपके बच्चे रोड पर आने वाले हैं पापा जी, और आप है कि लाइफ एंजॉय करने की बात कर रहे हैं। ये लीजिए मम्मी जी से बात कीजिए। आपको देश भ्रमण ही करना था तो शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की आपने? यहाँ बच्चे फंसे हुए हैं और आप है कि देश भ्रमण कर रहे हैं। इस तरह परिवार को छोड़कर कोई सन्यासी नहीं बन जाता। वापस आइए आप। बच्चे रेस्टोरेंट बंद करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं खेती करेंगे। आपकी जमीन कौन सी है जिस जमीन का रोना गाना हमेशा गाते थे आप? पूरे 6 महीने बाद अनंत अपने घर लौटता है और उस अलमारी को खंगालना शुरू कर देता है जिसमें गांव के खाली प्लॉट के पेपर्स रखे हुए थे। कोई जमीन थी भी या इतने दिन से हम सबको मूर्ख बना रहे थे आप? नहीं, जमीन तो थी, पेपर यहीं कहीं रखे थे मैंने शायद। मतलब कि पेपर्स नहीं है भैया? अब बैठकर खेती भी नहीं कर सकते हम लोग, क्या करें? मजदूरी शुरू कर दे क्या? घर भी अपना नहीं है, वहां रेस्टोरेंट से पैसे आएंगे नहीं तो इस घर का किराया कैसे देंगे? मम्मी हम क्या करें, तुम ही बताओ, कितने दिन तक खींच पाएंगे हम इस तरह? मैं तो सोच रहा हूँ 8-10 हजार की नौकरी पकड़ लेता हूँ। सुन रहे हैं आप? यहाँ बच्चे 8-10 हजार की नौकरी करने पर मजबूर है और आप घूमने फिरने में 20 लाख रुपए उड़ा दिए। खाली करके आए अपने अकाउंट को। अरे खाली कहा गया, 20 हजार थे। 20 लाख में से 20 हजार बचाकर कोई एहसान नहीं कर दिया आपने हम पर। हाथ में पैसे नहीं है, ऊपर से गांव के जमीन के पेपर नहीं मिल रहे। अरे क्या करे भगवान, हम लोग कहाँ जाए? अरे मिल गए प्लॉट के पेपर्स। 5 बीघा जमीन है मेरी, यानी कि 80 कट्टा जमीन है गांव में। वही एक छोटा सा घर भी है। खेती के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है, बहुत मदद हो जाएगी, और लोन भी कम ब्याज पर मिल जाता है। कभी बारिश नहीं हुई तब सरकार मदद करती है, कभी धूप के कारण फसल बिगड़ गई तब भी सरकार मदद करती है। ऊपर से अनाज का इंश्योरेंस भी होता है। मुझे तो लगता है जमीन को बेचकर हमें हाथ में पैसे ले लेने चाहिए पापा जी, और एक अच्छा बिजनेस शहर में ही शुरू करना चाहिए। ये हड़बड़ी में गांव जाकर खेती के बारे में सोचना सिर्फ उतावलापन है। यहाँ से भागने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ पता ही नहीं है खेती के बारे में, हम खेती कैसे करेंगे? और पता नहीं कितने समय से वो जमीन वैसी ही पड़ी होगी, उस पर खेती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ तो बहुत सारे कर्जदार बैठे हैं भाभी। अगर हमने जमीन बेचकर पैसे उठा भी लिए ना, तो सबसे पहले उन पैसों को हमारे कर्जदार उठाकर ले जाएंगे, और गांव की जमीन लेगा ही कौन? पानी के दाम पर जमीन देने वाली बात हो जाएगी ये तो। और मजबूरी में कहिए या हड़बड़ी में सुरेश का पूरा परिवार शिकारपुर गांव के लिए निकल जाता है। घर तो ये ठीक ही है मम्मी जी, पर अभी इसे और ठीक करना पड़ेगा भाभी। पता नहीं कितने जन्मों से बंद था ये घर। सभी एक एक झाड़ू पोछा उठा ले तो ज्यादा आसानी होगी। चल विनीत, काम पर लग जा। जितना जल्दी घर एडजस्ट होगा उतना ही जल्दी हम प्लॉट पर खेती का काम शुरू कर पाएंगे। घर की साफ सफाई अच्छे से हो जाती है। एक साथ सभी बैठकर साथ में लाया हुआ सूखा नाश्ता कर रहे होते, तभी आसपास वाले खाना लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लोग गांव को छोड़कर शहर जाते हैं और आप लोग शहर छोड़कर वापस गांव आए। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे शिकारपुर गांव के लिए क्या हो सकती है? वक्त वक्त की बात है भाई साहब। ओहो, समझ सकता हूँ। जब परिस्थितियां खराब होती है तो अपनी मिट्टी की ही याद आती है। ये लीजिए, मेरी पत्नी ने आप सबके लिए नाश्ता भिजवाया। लो जी, इत्तेफाक हो गया। मनमोहन, मैं भी नाश्ता लेकर आया हूँ। कल रात ही आप लोग आए हैं, एडजस्ट होने में वक्त भी लगेगा ना। इतनी जल्दी रसोई में मसाला लाना, चूल्हा लाना कहाँ हो पाता है। जब तक आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर सेटल नहीं हो जाते, हमारे घर पर खाना पीना कर लीजिए। वैसे आप लोगों ने सोचा क्या है, क्या काम करने वाले हैं आप? खेती करेंगे। वो कुएं के पास वाली 4 बीघा जमीन जो है ना, वो हमारी जमीन है। वो जमीन आप लोगों की है? आप लोग तो काफी बड़े लोग निकले भाई साहब, जरा मदद कीजिए। हमारा जमींदार अपनी जमीन पर हम लोगों से खेती करवाता है और दिन के महज 50 रुपए देता है। मेहनती तो हम सब बहुत है, बस एक अच्छी सी जमीन की तलाश है। अगर आप हमें सही दाम देंगे तो हम आपके लिए खेती कर देंगे। ऐसा आप लोगों की मदद भी हो जाएगी। शहरी आप लोगों को वैसे भी खेती करना कहाँ ही आता होगा। आपको क्या लगता है अंकल जी, हम बिना कुछ सोचे समझे उठकर यहाँ आ गए हैं? मेरे पति एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, उन्हें सब कुछ आता है,
और रही बात आस पड़ोस वालों की मदद करने की, तो जैसे आप लोगों ने हमारी मदद करने की सोची, हम भी जरूर सोचेंगे इस बारे में। आस पड़ोस वालों के जाने के बाद विनीत कहता है, कितना अच्छा मौका मिल रहा था, वो लोग हमारी मदद करना चाह रहे थे भाभी। आराम से खेती होती, क्या दिक्कत है? मैं तो सोच रहा हूँ पापा की आधी जमीन पर खेती कर लेते हैं, आधी पर खुदाई शुरू कर सकते हैं। हो सकता है अंदर से सोने की कलश भी निकल आए। आप लोगों की इसी हड़बड़ी और इसी मजाक मस्ती के कारण भाभी ने ऐसी बात कही, क्योंकि अगर यहाँ सभी को पता चल गया कि हम किसी मजबूरी में या बिना सोचे समझे यहाँ खेती का काम करने आए हैं, तो ये सभी लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और हमारी खेती में मुश्किल लगाने लगेंगे। हमारे कम नॉलेज का फायदा उठाकर हमसे डबल पैसे मांगे जाएंगे। ऊपर से जमींदार यहाँ बैठा ही हुआ है, कुछ दिन बाद वो भी हमें सताने आ जाएगा, तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। प्रिया बिल्कुल सही समझी। हो सकता है इन दोनों को उस जमींदार ने ही यहाँ भेजा हो, ये पता लगाने के लिए कि हमारा प्लान क्या है। मेरा सिंपल कहना है, अगर हम अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आ गए हैं और अब खेती करनी है तो सीरियसनेस के साथ करते हैं। प्रीति और क्षितिज मार्केट को समझने के लिए बाहर निकलते हैं। सुरेश और ममता आसपास के लोगों का व्यवहार समझने के लिए बाहर निकलते हैं और प्रिया विनीत के साथ घर को संभालने के लिए रुक जाती है। प्रिया तुम घर का ख्याल रखो, मैं राशन लेकर आता हूँ। विनीत अपने घर से राशन लाने दुकान तक पहुंचता है कि वहां मनमोहन और गोविंद को आपस में बात करता सुन लेता है। कुछ ज्यादा ही तेज है ये लोग, खास करके वो औरत कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। अगर हमें पता नहीं चलेगा ये लोग किस चीज की खेती करने वाले हैं तो हम जमींदार साहब को बताएंगे क्या? अरे क्यों टेंशन ले रहा है, दोपहर को फिर से खाना लेकर पहुंच जाऊंगा और अंदर की सारी बात पता कर लूंगा। ये लोग जिस चीज की भी खेती करने वाले होंगे, जमींदार साहब भी उसी चीज की खेती करेंगे और फिर इन लोगों से कम रेट में हम अपनी उगाई सब्जियों को मार्केट में बेचेंगे। इनकी उगाई सब्जियों को कोई लेगा नहीं और उनकी सब्जी हो जाएगी बर्बाद। इतना ज्यादा नुकसान ये नए लोग झेल नहीं पाएंगे और वापस से गांव छोड़कर भाग जाएंगे। हर मालिक इतनी बड़ी मदद करने के लिए इनाम में हमें प्रमोशन पे तो दे ही देंगे ना। ये सारी बातें सुनकर विनीत अपने घर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद बाकी सभी भी लौटते हैं। क्या हुआ विनीत, कब से हम पूछ रहे हैं और तुम होके रोए जा रहे हो? अब तुम ही अपने देवर से पूछो प्रीति क्या बात है। यहाँ हम खुशखबरी लेकर आए और तू रो रहा है। पता है, मशरूम की खेती बहुत कारगर साबित हो सकती है। 8 दिन में सिल करके पैसे भी आ जाएंगे। उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट, हल्दी, अदरक, मखाने, इन सब की खेती में बहुत ज्यादा फायदा होगा हमें। अंदाजा सही था भाभी, वो लोग जो हमारी मदद करने आए थे वो जमींदार के आदमी थे। हमने अगर खेती के लिए बीज बो भी दिए तो वो लोग उन्हीं चीजों की खेती अपनी जमीन पर करेंगे और हमसे भी किफायती दामों पर मार्केट में बेचेंगे। सभी को हमारे रेट हाई लगेंगे और कोई हमारी सब्जियां नहीं खरीदेगा। हम खेती नहीं कर पाएंगे भाभी, हम खेती नहीं कर पाएंगे। सभी खेती के काम पर लग जाओ, पर हम किस चीज की खेती कर रहे हैं ये किसी को कोई नहीं बताएगा और आगे किसी को पता ना चले उसके लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सुरेश और ममता ने आसपास के कुछ जरूरतमंद किसानों से संपर्क कर लिया था और सभी के साथ मिलकर शुरू हो जाती है जमीन पर खेती। 3 चीजों की खेती होने वाली है तो पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। मैं और ममता अदरक और हल्दी की खेती कर लेंगे, प्रीति और क्षितिज मशरूम की कर रहे हैं, फिर मैं और प्रिया ड्रैगन फ्रूट की कर लेते हैं। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा पापा, मुझे पूरा भरोसा है हम कर लेंगे। बस इस बात की भनक जमींदारों को ना लग जाए। सभी अपने हिस्से में एक एक किसान के साथ काम पर लग जाते हैं। कोई कहीं से पानी जमा कर रहा था, कोई जमीन पर ट्रैक्टर चला रहा था। इसी तरह 4 दिन निकल जाते हैं। रात को सभी वापस थके हारे ढाबे पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपके घर आप लोगों को ढूंढने गया था पर आप लोग वहां मिले ही नहीं। मानना पड़ेगा काफी मेहनती है आप सब, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। इतना तो यहाँ के किसान भी नहीं करते। घर का बेटा हो या बहू, सास हो या ससुर, सभी खेत पर लगे हुए हैं। लगता है कुछ नई चीज की खेती करने वाले हैं आप लोग। नहीं भैया, हमने तो शायद खेती का काम गलत ही चुन लिया। जेठ जी कह रहे हैं कि जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है तो शुरू में हमें अनार और नींबू उगाने होंगे। उससे क्या होगा ना, जमीन जरा अच्छी हो जाएगी।
पहली बार ऐसे पागल लोग देखे हैं। नींबू और अनार की खेती करनी है वो भी शुरू शुरू में। चलो अच्छा है, जाकर जमींदार साहब को बता देता हूँ। गोविंद को अपना जवाब मिल चुका था, वो वहां से चला जाता है। क्या लगता है प्रिया, इसने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? अरे तुम टेंशन मत लो विनीत, हमें अपना काम करना है बस। भैया जल्दी से खाना लाइए, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। खाना पीना करने के बाद सभी घर जाकर फट से सो जाते हैं। अगली सुबह टेंशन के मारे विनीत 4 बजे ही उठ जाता है और सभी लोगों को जगा लेता है। कल तो जमीन पर ट्रैक्टर चल गया, आज बीज रोपने हैं भाभी। प्रीति और प्रिया कमरे में जाती हैं और बड़े बड़े कार्डबोर्ड लेकर आती हैं। कार्डबोर्ड पर हमें एक चित्र बनाना है। जहां मशरूम की खेती हो रही होगी वहां पर हम नींबू का बोर्ड लगा देंगे। जहां ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही होगी वहां हम अनार का बोर्ड लगा देंगे। अदरक और हल्दी की खेती की जगह हम लगाएंगे दाल का चित्र, ताकि उस चित्र को देखकर गोविंदा और मनमोहन एक आइडिया लगा ले कि हमने जो कहा था वो बात थोड़ी बहुत तो सच थी। वो हमें देखकर खेती करना शुरू करेंगे और फिर जमींदार साहब और हमारा होगा खेला। सच में भाभी आप तो बहुत होशियार है, ऐसे तो वो लोग कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। खेती की ये बात अब सच में सीरियस हो चुकी थी। प्रीति का पूरा परिवार तन मन धन से इस खेती में जुड़ चुका था। अब उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए सब कुछ। विनीत भैया, हम भी तो आपके साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी बात बताइए। ये बीज किस चीज का है? ये देखकर तो नींबू नहीं लग रहा। हे भगवान, इस किसान को अगर भनक लग गई और इसने हमें धोखा दे दिया तो। अब वो क्या है ना, ये विदेशी नींबू है। इस नींबू के बीज को हम मुंबई से लेकर आए हैं, बड़ी महंगी मिलती है। ओह, तब तो बड़ा अच्छा। विनीत की जमीन के आसपास ही मनमोहन कान लगाए खड़ा था और ये बात सुनकर सीधा जमींदार साहब को लेकर मुंबई विदेशी बीज लेने निकल पड़ता है और यहाँ जमींदार से बिल्कुल आजाद होकर पूरा परिवार काम पर लग जाता है। 3 महीने बाद रेस्टोरेंट के काम में 6 महीने में मुझे जो फायदा नहीं होता था उतना इस मशरूम की खेती में हो गया पापा। और विनीत के उगाए ड्रैगन फ्रूट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत मदद मिल रही है हमें। और आपके अदरक और नींबू तो इतने ड्यूरेबल है कि इसे कभी भी स्टोर करके हम ऑफ सीजन में आराम से बेच सकते हैं। मजा आ गया। मुझे पहले पता होता कि हम मजाक मजाक में खेती कर लेंगे तो हमने तो कब का ये बिजनेस शुरू कर दिया होता।